कि क्या जयराम महतो अभी धर्म संकट में हैं। धर्म संकट में इसलिए क्योंकि जिस बिरादरी से आप आते हैं वो बिरादरी अब काफ़ी मुखर होकर के सड़कों पे जो है आंदोलन कर रहा है और उसकी मांग ये है कि उसको एसटी में शामिल कर दिया जाए। लेकिन जो एसटी समाज के लोग हैं जिनका आपके साथ बड़ा जन समर्थन है इन आंदोलनों में रहा, वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो अब जयराम महतो कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं, कहाँ पे खड़ा पा रहे हैं। तो ये जो दो महत्वपूर्ण मांग, ये सिर्फ जयराम महतो का नहीं पूरे राज्य के लिए जो था, उस पर हेमंत सोरेन ने सहमति दी। तो जिस तरीके से आप आंदोलन को लेकर के यात्रा कर रहे थे, कई सभाएं कर रहे थे, तो एक आभार यात्रा भी आप हेमंत सोरेन के लिए आपको करना चाहिए। झारखंड और झारखंड के जो लोग हैं काफ़ी भोले भाले लोग हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऐसे शब्दों के जाल में मत उलझाइए। आप सीधा बोलिए कि भाई आप राजनीति करने आए हैं, सामाजिक सेवा करने आए हैं, या फिर आप छात्र नेता रह करके जो है आप जैसे काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। बहुत दूसरे तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं जो खुद को झारखंडी भी बता रहे हैं। और जैसे अभी छठ महापर्व गुजरा, छठ को लेकर के जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई, बहुत गलत तरीके से दूसरों के फेस्टिवल्स पे, दूसरे के जातियों पे जो चीज़ें लिखी जा रही है। तो जयराम महतो जो सोचता है कि भाई सबको ले करके चलना है, सबका विकास हो, आप जब एक खास वर्ग की विकास की बात, उनके संरक्षण की बात करते हैं तो दूसरों को तो आप गाली दे करके नहीं कर सकते। तो जयराम महतो ऐसे में क्या करेंगे भाई, भीड़ तो आपके पास जुट गई है। भाषा आंदोलन और इसके ठीक बाद स्थानीयता 1932 के आधार पर जो मांग हो रही थी, और इन आंदोलनों में कई ऐसे चेहरे सामने निकल कर के आए, लेकिन एक जो नाम है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, लोकप्रिय है, वो जयराम महतो का है। हालांकि लगातार वो आंदोलनों के दौरान और आंदोलनों के बाद भी यह कहते हुए बचते हुए नज़र आए कि वो राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आज रांची में उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है। वो अनाउंसमेंट दरअसल सांगठनिक ढांचे को लेकर के है। हमारे साथ जयराम महतो हैं। हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि इनका संगठन जो है वो सामाजिक संगठन है, लेकिन जिस तरीके से अगर आप पिछले एक साल से अगर आप देख रहे हैं इन आंदोलनों को, जयराम महतो के भाषा को अगर आप देख रहे हैं, उनके मुद्दों को देख रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आने वाले वक्त में जयराम महतो भले ही ये दावा करें कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अंत में वही होना है और राजनीतिक संगठन का ही रूप लेना है। सबसे पहले तो जयराम जी ये बताइए कि आप जो ये दावा कर रहे हैं कि सामाजिक संगठन है, ये सामाजिक संगठन का क्यों ज़रूरत पड़ गया ऐसे समय में जब जो प्रमुख मांग था आपका भाषा आंदोलन के दौरान या फिर स्थानीयता को लेकर के, उस दौरान आपने कहा था कि भाई जब ये चीज़ें लागू हो जाएंगी, सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी, तो फिर बैक टू पवेलियन, यानी कि आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे वो पढ़ाई लिखाई करने लौट जाएंगे। देखिए, पहली बात, हमने अभी भी हम लोग को लगता है कि जब सरकार राज्य के हित में नीति बना देगी तो हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर मान के चलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार तमाम नीतियों को, जो वादों के साथ वो सत्ता में आई थी, अगर उसे परिपूर्ण करती है तो निश्चय ही मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ जमे मजबूत है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग ऐसे छट जाएंगे। लेकिन प्रश्न है, आप नीतियाँ बनाए तो, जहाँ तक 32 का मामला है, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, ये अभी केवल कैबिनेट में आया है। कैबिनेट के बाद जब तक ये विधानसभा में पारित नहीं होगा, उसके बाद राज्य भवन नहीं पहुंचेगा, फिर दिल्ली होते हुए नहीं आएगा, तब तक इस पर मोहर नहीं लग सकता है। विधानसभा तो पहुंच गए। जब तक विधानसभा में पारित नहीं होगा, विशेष सत्र अभी आने वाला है, सत्र के दिन देखा जाएगा कितने विधायकों का समर्थन रहता है, कितने लोग इसके विपक्ष में खड़े होते हैं। जब वो पारित हो जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक राज्य सरकार, जो पिछले कई महीनों से उथल पुथल चल रही थी, राज्य में राजनीति गर्माहट में थी, विधायक कटघरे में थे, ईडी की जांच हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उसी का परिणाम था कि आनंद फानंद में गवर्नमेंट नीति को लेकर आई है। बाकी यही गवर्नमेंट, माननीय राज्य के मुखिया कुछ महीनों पूर्व सत्र में स्पष्ट कह रहे थे कि ये नीति नहीं बन सकती है। आज ये कह रहे बन सकती है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो हम लोग भी चाहते हैं वो कारण ही रहे। आप पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के बाहर आकर विधानसभा के भीतर इसे प्रेजेंट करें, और फाइनली यह नीति जो आज 22 सालों के झारखंड कंटिन्यू मांग रहा है, उस पर अंतिम मोहर लगे
और राज्यवासी एक चैन की सांस ले। वो तो जिस दिशा में हेमंत सोरेन की सरकार आगे बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि वो अंतिम मुहर लगना ही है। अंतिम मुहर का आप इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, अंतिम मोहर का इंतजार करने से पहले हमारे पास बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं और उन मुद्दों में माने बहुत जुल्म, शोषण और दर्द की दास्तां है झारखंड में। अब मुझे लगता है यहाँ से हम लोग भी सोचे थे, पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ेंगे, लेकिन अब नियति चाहती है हमें लड़ना होगा। लड़ना इसलिए होगा, झारखंड जिसका निर्माण हुआ था जल, जमीन, जंगल के आधार पर, एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से संपन्न राज्य, लेकिन यहाँ की नदियों का पानी अब कंपनियों का दावा कर रही है। यहाँ के नियोजन में अन्य राज्यों के लोग फर्जी सर्टिफिकेट कहिए या फर्जी दस्तावेज कहिए, उसके माध्यम से आकर बड़ी मात्रा में स्थानीय में जो निजी कंपनियां हैं या फिर सरकार के संरक्षण में चल रही कंपनियों में आकर उपस्थिति दे रहे हैं। इससे क्या होगा? इस राज्य के लोग एक तो पहले से विस्थापित हैं, पलायन कर रहे हैं। कोरोना के आंकड़े कह रहे हैं 12 लाख, जबकि अनुमान है 17 से 18 लाख झारखंडी बाहर रहते हैं। वो भी कौन झारखंडी? उन्हें शर्म आता है। दोस्त बोलते हैं कि जब गुजरात में हम किसी को परिचय देते हैं कि हम झारखंड में भी धनबाद से हैं, लोग हंसते हैं कि धनबाद यानी कोयला नगरी। वहाँ अन्य राज्यों के लोग लाखों रुपए का कोयला का निकासी कर। ये सब मुद्दों पे तो आप लगातार बोलते ही रहते हैं, तो ये जो सामाजिक संगठन का जो आप दावा कर रहे हैं कि झारखंडी खतियान संघर्ष मोर्चा है, समिति है, तो इससे क्या होगा? ये तो बाहर से आप लोग हल्ला करते रहिएगा या फिर बदलाव के लिए तो अंदर आना होगा और उसके लिए राजनीति करना होगा? देखिए, सबसे पहली बात, जब तक हम लोग चाहते हैं कि ऐसा शक्तिशाली संगठन हो कि भविष्य में कम से कम हम लोग कुछ नए चेहरों को समर्थन देके उन्हें आगे भेज सके, जहां वो प्रमुखता के साथ विधानसभा के भीतर राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर बेहिचक बिना किसी के दबाव में बातों को रख सके और हमारे लिए लड़ सके। मतलब कुल मिलाकर के मोटो तो यही है ना कि राजनीतिक रूप से जो है मजबूत किया जाए इस संगठन को। सबसे अगर समाज मजबूत हो जाएगा तो राजनेता पैरों पर। इसीलिए हम लोग चाहते हैं सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे को मजबूत करना, एक आम व्यक्ति के बौद्धिक और मानसिक विकास के स्तर को वृद्धि करना और विशेषकर युवा पीढ़ी, उन्हें नैतिकता के साथ, बौद्धिकता के साथ नेतृत्व गुण उसमें समावेश हो, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ताकि उसमें अगर जिज्ञासा होगी, उसमें अगर जानकारी होगी, तो निश्चय ही वह निडरता के साथ अपनी बातों को रख पाएगा और आंदोलन कर पाएगा, लड़ पाएगा। और जब लोग जागरूक होंगे तो मुझे लगता है अगर समाज मजबूत होगा तो नेता पैरों पर होंगे, अगर समाज टूटेगा तो समाज के लोग नेता के पैरों में होंगे। देखिए जयराम जी, क्या है ना कि झारखंड और झारखंड के जो लोग हैं काफ़ी भोले भाले लोग हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऐसे शब्दों के जाल में मत उलझाइए। आप सीधा बोलिए कि भाई आप राजनीति करने आए हैं, सामाजिक सेवा करने आए हैं, या फिर आप छात्र नेता रह करके जो है आप जैसे काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं, मतलब आप स्पष्ट तो कीजिए लोगों को कि जयराम महतो करना क्या चाहता है। आपके पीछे इतनी भीड़ है, आप कभी आंदोलन कीजिएगा, फिर एक सामाजिक संगठन बना लीजिएगा। इस भीड़ को एक दिशा भी तो देना होगा ना। तो उस भीड़ को दिशा देने के लिए हम लोग पेन पेपर के साथ एक सामाजिक संगठन को पेन पेपर धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब आभास हो रहा है कि हम लोग आंदोलन के माध्यम से आए थे, आंदोलन के माध्यम से उपज हुआ था, आंदोलन ही हम लोग करेंगे। लेकिन हमने शर्त ये रखा है, जनता इन आंदोलनकारियों का भविष्य जनता तय करेगी। जनता उन्हें जहां देखना पसंद करेगी, क्योंकि आज ऐसे दौर में है जहां जनता निर्णायक होगी। 2022 अब खत्म होने वाला है, 2 महीना अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, आज 1 नवंबर है। 23 के मिड से या 23 के शुरुआत से समझिए कि चुनावी मोड में झारखंड चला जाएगा। 24 में लोकसभा का भी चुनाव होना है और विधानसभा का भी चुनाव होना है। जयराम महतो के आज ये बोलने की स्थिति में है कि अगर जनता बोलेगी तो आप चुनाव भी लड़ेंगे 24 में? जनता अगर चाहेगी और मुझे अनुभव होगा, आभास होगा कि हम लोग सकारात्मक पॉजिटिव व्यू पा सकते हैं तो उस समय सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक हम लोग का मकसद यही है कि मैंने संख्या में इजाफा करना, लोकतंत्र यानी लोगों की संख्या। तो हम लोग चाहते हैं हमारे संगठन में, हमारे संगठन के ढांचे में एक विशाल जनसमूह हो, जिनके माध्यम से हम लोग विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन कर सकें और लोगों के दुख दर्द में सहभागिता हो सके, सम्मिलित हो सके। जयराम महतो 2 डिमांड, जब शुरुआत में आपका आंदोलन शुरू हुआ भाषा आंदोलन से, तो आप लोगों ने कहा कि भाई मगही भोजपुरी को पहले वापस लो। हेमंत सोरेन की सरकार ने वापस ले लिया।
फिर जयराम महतो ने आंदोलन किया कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो। बहुत सारी भीड़ पूरे राज्य भर से लोगों ने समर्थन किया इस मांग को लेकर के, और फिर से जो है हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट पे दबाव पड़ी और कैबिनेट से अप्रूवल भी मिल गया। वो आगे जिस दिशा में बढ़ रही है, मतलब विधानसभा से भी पारित हो जाना है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण मांग, ये सिर्फ जयराम महतो का नहीं, पूरे राज्य के लिए जो था, उस पर हेमंत सोरेन ने सहमति दी। तो जिस तरीके से आप आंदोलन को लेकर के यात्रा कर रहे थे, कई सभाएं कर रहे थे, तो एक आभार यात्रा भी आप हेमंत सोरेन के लिए आपको करना चाहिए। देखिए, जिस दिन पूरी तरह से हो जाएगा, और आभार हम लोग दिए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से दिए हैं, आज भी दे रहे हैं सरकार का आभार कि आप 32 के मुद्दे को लेकर कैबिनेट में आए। बाकी क्रांतिकारी जश्न नहीं मनाते हैं, नई क्रांति की उद्घोषणा करते हैं। तो हम लोग नई क्रांति की उद्घोषणा कर चुके हैं, उन क्षेत्रों का दौरा भी कर चुके हैं, खासकर कोलियरी क्षेत्र, जहां ज़मीनें कंपनी यह कर ली है कि वहाँ कल कारखाने बनेंगे, खनन होगा, लेकिन वहाँ फिर उसे मोटी दामों में अन्य लोगों को बेचा जा रहा है। आखिर हम लोग कहाँ कब तक भगाए जाएंगे? तो इसलिए हम लोग क्रांतिकारी हैं, उनको आभार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन हम लोग जश्न नहीं अपितु नई क्रांति की उद्घोषणा करते हैं। और हमारा मकसद यही है कि झारखंड खुशहाल हो, एक आम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो। एक बात बताइए कि अब तक 5-7 लोग जो झारखंड में मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल से शुरू हुआ, गुरुजी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, कौन अच्छा लगते हैं आपको जो झारखंड को आपके समझ में आपको लगता है कि अच्छा नेतृत्व दिए? देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव तो सबके साथ है। इससे पिछले जो 13 महीने में हेमंत बाबू ही थे, उन्होंने उस 13 महीने में देखिए मोटा मोटी जैसे गठबंधन वहाँ बढ़िया, भले 13 महीने में उनको उतना मौका नहीं मिला, लेकिन वहाँ ठीक ठाक थी। बाबूलाल मरांडी भी जो स्टार्टिंग पीरियड में आए थे, उन्होंने भी कुछ ठीक ठाक कार्य किया। इन सब में बेहतर अगर आपको जो नंबर 1 पे जिनको आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए अध्ययन करना होगा, बारीकी से थोड़ा एक बार देखना होगा, उस समय की योजनाओं को जांचना होगा कि कौन सी योजनाएं धरातल पर आई हैं, और लोगों के फीडबैक को लेना होगा। उसके लिए थोड़ा सा हमें संसाधन का और संशोधन का समय चाहिए। फिर जब हम जांच कर ले तो उस पर अगर सवाल पूछेंगे तो हम बेहतरी से उत्तर दे सकते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे झारखंड के लिए है आज के डेट में, वो ये है कि क्या जयराम महतो अभी धर्म संकट में है? धर्म संकट में इसलिए क्योंकि जिस बिरादरी से आप आते हैं, वो बिरादरी अब काफ़ी मुखर होकर के सड़कों पे जो है आंदोलन कर रहा है, और उसकी मांग ये है कि उसको एसटी में शामिल कर दिया जाए। लेकिन जो एसटी समाज के लोग हैं, जिनका आपके साथ बड़ा जन समर्थन है इन आंदोलनों में रहा, वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो अब जयराम महतो कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं, कहाँ पे खड़ा पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक देश में, एक व्यक्ति को, एक समुदाय को अपने अधिकारों को मांगने का अधिकार है। तो जिस वर्ग से मैं आता हूँ, उनका संवैधानिक मामला है, वो संवैधानिक दृष्टिकोण से, विधेयिका से जो सिस्टम है, वहाँ अपनी मांग रख रहे हैं। और लगभग सालों से, जब से भारत अलग हुआ है, तब से उनकी मांग यदा कदा चलती आई है। और मैंने स्पष्ट कहा, इस विषय पर जब मैं पूर्ण शोध कर लूँगा, तब मैं पूरी प्रखरता के साथ आपके हर सवालों के उत्तर भी देने के लिए समर्थ रहूँगा। आपकी बिरादरी जो है वो खुल करके मांग कर रही है, तो आप उस मांग के समर्थन में आप हैं या नहीं हैं? एक सवाल तो है, आप अध्ययन करेंगे, बाद में आप उसका जवाब देंगे, लेकिन आज एक बड़ा सवाल है कि क्या महतो समुदाय को आदिवासी का दर्जा, एसटी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जयराम महतो क्या समझते हैं? देखिए, महतो एक पदवी है, महतो कोई समुदाय नहीं है। महतो कुम्हार जाति के लोग भी लिखते हैं, यादव जाति के लोग भी लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिखते हैं। नहीं, यहाँ कुर्मी का मामला है। कुर्मी का? हाँ, तो जहाँ तक आप अगर कुर्मी के गांवों का अध्ययन करें, जो आज भी पौराणिक पारंपरिक व्यवस्था में जो गांव है, वहाँ आज भी उनका जो मूल्यता है 12 माह से 13 परब, गाढ़ा ढोढ़ा, नदी नाला, खेत खरिहान की ही पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ करते हैं। और देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो अब तक का मेरा छोटा सा ब्रेन कहता है कि उन्हें जो सूचीबद्ध से हटाया गया था, उसका रीज़न यही था कि उत्तरी छोटा नागपुर खासकर, जहाँ कोयला का असीम भंडार है, अगर वो समुदाय सूची में शामिल होता तो उससे क्या होता, इस राज्य में 5th शेड्यूल प्रभावी होता, संभावना था 6th शेड्यूल का। तो इसलिए उसको जानबूझकर वहाँ से हटाया गया, इसलिए ताकि जो कोयले का असीम भंडार है, और विशेषकर कुर्मी समुदाय, ये चीज़ आपको सर्च करना होगा। तो उस समय गलती हुई, उसको आप चाहते हैं कि सुधार हो? हाँ, निश्चय ही सुधार हो। मतलब एसटी में शामिल होना चाहिए कुर्मी समाज? हाँ, बिल्कुल।
उनका जो संवैधानिक मांग है, अगर किसी को ये लगता है कि बाकी लोग डिस्टर्बेंस होगा तो कुछ बैठकर कुछ रास्ता निकाला जाए, लेकिन आप किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। दूसरा बात, उनका संवैधानिक लड़ाई है। अगर किसी को लगता है कि नहीं इनके आने से, तो उस पर बैठकर चर्चा किया जाए। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र यानी नए नए नियम बनना, कुछ नए नियम आप स्थापित कीजिए। यही देखिए, पहले मंत्री लोग चलते थे मारुति में, आज स्कॉर्पियो में, तो फॉर्च्यूनर में आ गए, नियम बदलता गया। तो लोकतंत्र का मतलब ये नियमों का पुनरावृत्ति करना। जयराम जी, आदिवासी समाज जो काफ़ी चिंतित है कि अगर कुर्मी समुदाय को, कुर्मी जाति को अगर डाल दिया जाता है एसटी में, तो उनके अस्तित्व का जो है सवाल उठ जाएगा, अस्तित्व संकट में आ जाएगा। उन लोगों को लगता है कि कुर्मी समुदाय जो है काफ़ी मजबूत है, आदिवासियों को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको लेकर के आपकी चिंता नहीं है? देखिए, एक बात है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये लोकतंत्र है। आप कुछ ऐसा क्राइटेरिया कर दीजिए, आप चाहे केंद्र का हस्तक्षेप करते हुए। अगर आपको लगता है, देखिए आदिवासी, पहला बात है, सभी जो जनजाति होती है आपस में एक दूसरे से भिन्न होती है। 32 थी या उससे पहले 30 थी, 13 थी, आखिर संख्या बढ़ी ना। 13 की 13 तो आज नहीं है, 13 में कुछ को हटा दिया गया, कुछ को फिर नया ऐड कर दिया गया। तो सब लोग अपने आप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, अगर किन्हीं को लगता है कि वे संकट में आएंगे तो ये अलग विषय है। यानी स्पष्ट है कि उन पर आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है, उनके प्रति जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए तो वो नहीं पहुंची है। और विशेषकर असुरी जनजाति आज लगभग खत्म होने के कगार पर है, बिरहोर की वही स्थिति है। तो क्या उसके लिए कुर्मी दोषी है? नहीं ना है। उसके लिए दोषी कौन है, उस पर काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है जयराम जी कि आप जब 1 साल पहले आंदोलन शुरू कर रहे थे और आपके साथ जब लोग जुड़ रहे थे, तो आप लोगों को इसलिए जोड़ रहे थे कि एक खास समुदाय, एक खास वर्ग के लोगों को जो उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उनका जिस तरीके से संरक्षण होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, वो मिले, चाहे वो भाषा उसका आधार बने या फिर स्थानीयता आधार बने। अभी आप देख पा रहे होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पे बहुत दूसरे तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जो खुद को झारखंडी भी बता रहे हैं। और जैसे अभी छठ महापर्व गुजरा, छठ को लेकर के जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई, बहुत गलत तरीके से दूसरों के फेस्टिवल्स पे, दूसरे के जातियों पे जो चीज़ें लिखी जा रही है, तो जयराम महतो जो सोचता है कि भाई सबको ले करके चलना है, सबका विकास हो, आप जब एक खास वर्ग की विकास की बात, उनके संरक्षण की बात करते हैं, तो दूसरों को तो आप गाली दे करके नहीं कर सकते। तो जयराम महतो ऐसे में क्या करेंगे भाई? भीड़ तो आपके पास जुट गई है, लेकिन वो भीड़ जब इस तरीके से सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है, वो अगर कुछ भी उलझुल लिख रहा है, तो आप इन सब चीज़ों पे क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? देखिए, अगर जो उलझुल लिखता है, पहला बात तो हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह अनइंस्टॉल कर दिए हैं, क्योंकि काफ़ी मैंने टेंशन के कारण, बहुत सारा मैसेज के कारण। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग सोशल मीडिया में ऐसा लिख रहे हैं, उनको मैं चिन्हित करके उनसे अपील करूँगा कि आप अपनी चीज़ों को सुरक्षित करें, आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, लेकिन किसी को डैमेज करके नहीं, किसी का उपहास करके नहीं, सबका सम्मान करें। आप अपनी चीज़ों करें। हम भी तो अपने स्पीच में कहते हैं कि आपका जो संस्कृति है आप अपने घर में उसको स्थापित कीजिए, लेकिन बाकी का सम्मान कीजिए। उपहास किसी का नहीं करना है, और हम भी चाहेंगे उपहास किसी का ना हो। सबकी संस्कृति महान है, आपकी संस्कृति महान है, आप अपनी संस्कृति का बचाव करें, संरक्षण करें, बाकी सम्मान समर्थन सबका करें। जयराम महतो से बातचीत हुई है, आप इसको देखिए और समझिए। हालांकि आज इन्होंने सामाजिक संगठन का घोषणा किया है, लेकिन बातचीत में उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि अगर जनता ये चाहेगी कि 2024 के चुनाव में इनका पार्टिसिपेशन हो सक्रिय राजनीति में, तो उसके लिए भी ये तैयार हैं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in